गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। उसके अंदर पहला चैप्टर हमारा इश्यू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स चल रहा है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ करना, उसका क्वेश्चंस भी बता के एंड विद प्रॉपर एंट्रीज इन प्रॉपर फॉर्मेट आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो देखा हो, आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने खुद से भी कुछ क्वेश्चंस कुछ बुक में से सॉल्व किए होंगे। अगर आप लोगों ने बुक खरीद ली होगी तो कुछ समय तक क्लासेस इसी तरीके से चलने वाली हैं। और अगर आप लोग घर पे नहीं पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और लॉस आप लोगों का ही होगा। चलिए उससे आगे के टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जितनी राशि उनसे मांगी गई है मांगों में, वो पूरी राशि जमा नहीं करा पाते। तो वो जो राशि जमा नहीं हुई है वो कहलाती है बकाया। तो पूरा वर्ड कहलाएंगे बकाया मांगे। जब अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड कॉल जो भी मांग ड्यू होती है, ड्यू होते वक्त कंपनी को पता नहीं रहता कि हमें कितनी राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ड्यू की एंट्री तो पूरे अमाउंट से होती है जितने शेयर होल्डर्स होते हैं, और एक मांग जितने की होती है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओरिजिनल अमाउंट आता है उसी अमाउंट के साथ आप एंट्री ड्यू कर दोगे। लेकिन जब आप राशि प्राप्त करोगे, बैंक अकाउंट वाली डेबिट वाली एंट्री करोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हमें कुछ राशि का कुछ हिस्सा हमें कम प्राप्त हुआ है। तो वो जो कम प्राप्त हुई राशि है वो आपकी बकाया कहलाएगी, यानी बकाया राशि बकाया मांग कहलाएगी। अब क्योंकि आप ड्यू करते वक्त तो जो भी कॉल आपने ड्यू करी है आपने उसके खाते को डेबिट कर दिया है उसके ओरिजिनल अमाउंट से। लेकिन जब आपने प्राप्त किया क्रेडिट से, बैंक अकाउंट डेबिट के बाद जब आप क्रेडिट साइड में लिखोगे तो वो राशि कम आएगी। तो डेबिट क्रेडिट का जो अंतर होगा वो आपको सेटल करना पड़ेगा एक और एंट्री करके। वो एंट्री कौन सी होगी मैं आपको बताती हूँ। देखो ये एंट्री मैंने नीचे लिखी हुई है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कॉल्स इन अरियर बकाया राशि हमें नहीं मिली है, तो ये कंपनी के लिए क्या है? नुकसान है, लॉस का टर्म है। तो डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट का टर्म है इसलिए इसको हमें डेबिट, हमारे लिए नुकसान है। हम कौन? कंपनी के लिए बकाया राशि होना, यानी हमने जो राशि मांगी थी हमें नहीं मिली, वो हमारे लिए नुकसान है। तो हमें उस नुकसान को डेबिट साइड में दर्शाना होगा। किस नाम से दर्शाएंगे? क्यों हुई है हमें ये हानि? बकाया मांग की वजह से। तो इंग्लिश में करते हैं क्योंकि एंट्री तो हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्रेडिट में वो नाम आ जाएंगे जिसके अगेंस्ट ये राशि बकाया हुई है। अगर अलॉटमेंट हुआ तो अलॉटमेंट, शेयर या तो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड कॉल, यानी इनमें से जिसके साथ भी बकाया राशि होती है आप वो उस अलॉटमेंट उस एंट्री का आप नाम लिख देंगे। और आप नरेशन में लिख देंगे अमाउंट ऑफ कॉल्स नॉट रिसीव्ड, जो भी होगा प्रॉपर कितने शेयर्स पे कितने रुपए में। तो छोटे सा टॉपिक है, तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करवाती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की डिटेल्स मैंने लिख ली हैं। XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी विद 10 lakh ऑफ कैपिटल, ₹10 lakh, which is divided into 4,000 10% preference shares at 100 each and 60,000 equity shares at ₹10 each। कंपनी ने इशू करे हैं इनमें से 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 4,000 equity shares, which is divided into application, allotment and first call. First call here is first and final call. Now it is divided into application is of 50 rupees for preference share and 5 rupees for equity share. Allotment is of 25 rupees for preference share and 2.5 rupees for equity share. Again for preference share first call is of 25 and for equity share first call is of rupees 2.5। तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आगे क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन इसके बाद ये लिखा है कि कॉल्स इन अरियर हुआ है, यानी बकाया मांग हुई है। 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राशि नहीं दी है, और 1,000 इक्विटी शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही नहीं दी हैं। यानी मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, लेकिन क्वेश्चन में जो बकाया है वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों के साथ है। एप्लीकेशन के साथ तो बकाया होगा नहीं, एप्लीकेशन तो जितने गए आपको पूरा जमा कराना पड़ेगा। फिर जब बाद में कंपनी मांगती है तो आप किसी भी कारण से कभी कम जमा कराते हो, बकाया राशि कहलाती है। तो ये मैं आपको बताती हूँ आगे किस तरीके से एंट्रीज करेंगे। इशू की एंट्रीज बिल्कुल नॉर्मल हो, जैसे कि हमने पहले करी थी। इशू की एंट्रीज बिल्कुल वैसी ही होंगी। हम सबसे पहले एप्लीकेशन 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ वी आर कन्वर्टिंग एप्लीकेशन मनी इनटू कैपिटल। वी हैव 2 types of shares here, preference and equity, and we have to both convert them into capital, or we can say transfer them into capital account by passing individual entries for both of them. Amount of preferences मैंने आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन में लिखवा दिया था 1.5 लाख टोटल।
प्रेफरेंस का और 2 लाख टोटल इक्विटी शेयर का। आप ये मैं आप लोगों को सॉल्व कर दिया है मैंने, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग खुद अपने हाथों से सॉल्व करेंगे उसको, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, we have to pass journal entry of allotment. First we have to due allotment account, first for preference, second for equity. Now for preference share allotment account debit to 10% preference share capital, amount is 75,000. And for equity share, it is equity share allotment account debit to equity share capital, amount is 1 lakh. अब ये एक एंट्री मैंने बीच में पहले ही कर दी है, ये एंट्री बाद में होगी। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब हम ड्यू करेंगे उसकी एंट्री है, ये एंट्री हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने गलती से जब मैं लिख रही थी तो साथ में ये इसको भी मैंने ड्यू कर दिया, तो ये एंट्री आप बाद में लिख लीजिएगा। तो हमने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए अलॉटमेंट ड्यू कर दिया है। अब हम जब अब रिसीव करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जब भी हम पैसा प्राप्त करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ हमारे पास क्या आ रहा है, इन कॉल्स का पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट में जाता है, कैश तो कोई जमा नहीं कराता, सीधा बैंक अकाउंट में जाता है पैसा कंपनी के, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैंने इक्विटी पहले लिख दिया, लेकिन आप लोग ध्यान रखना प्रेफरेंस आप लोगों को पहले लिखना है, इक्विटी आपको हमेशा नीचे लिखना है, बिकॉज प्रेफरेंस इज एवरी टाइम प्रिफर्ड ओवर इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब हमने अमाउंट प्राप्त किया तो क्वेश्चन में ये दे रखा था कि बकाया हो गया, बकाया राशि हो गई, कुछ शेयर होल्डर्स ने हमें राशि जमा नहीं कराई है। तो जब हमने बैंक में प्राप्त किया तो हमें ये पता चला कि हमें इक्विटी शेयर पे 1 लाख मिलना था, लेकिन हमें मिला कितना, केवल 97,500, और प्रेफरेंस शेयर पे हमें मिलना था 75,000, हमें मिला कितना, केवल 70,000। इसका मतलब हमें बकाया राशि प्राप्त, कुछ कॉल्स हैं जो हमारी अरियर में चली गई हैं, अरियर हो गई हैं। तो अब ये जो राशि कम लिखी है, देखिए आपने जब पहले ड्यू किया था तो आपने इक्विटी को 1 लाख से डेबिट किया था, लेकिन अब आप जब उसको क्रेडिट कर रहे हैं नीचे रिसिप्ट की एंट्री में, तब आप उसको केवल 97,500 से कर रहे हैं। तो ये 2500 का डिफरेंस जो अराइज हुआ है, आपको उसको सेटल करना है। कौन सी एंट्री से, कॉल्स इन अरियर की एंट्री करके, जो कि मैंने आपको बताई थी। प्रेफरेंस में भी आपको यही सेम ट्रीटमेंट अपनाना है। आपको प्राप्त होना था 75, लेकिन प्राप्त हुआ है केवल 70। ये कैसे निकालेंगे आप ये डिफरेंस का अमाउंट, यानी कि 200 तो अधिमान अंश, 200 इंटू 25 रुपये के हिसाब से उन्होंने पेमेंट नहीं किया, और इक्विटी शेयर के कितने, 1000 इक्विटी अंश जिन पे उन्होंने 2.5 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, तो आपका अमाउंट यही आएगा। 2500 तो इक्विटी वालों ने पे नहीं किए और 5000 प्रेफरेंस वालों ने पे नहीं किए। अब इस डिफरेंस को, डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल ऑलवेज, दिस इज बेसिक रूल ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटिंग। तो आप लोगों को कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करके, क्योंकि ये हमारा नुकसान है, हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे हम इसको। क्यों हम डेबिट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ ये जो बकाया है वो किसके ऊपर है, अलॉटमेंट के ऊपर, इसलिए यहाँ पे हमें क्या नाम लिखना है, अलॉटमेंट अकाउंट। अब इक्विटी शेयर का कितना है, 1000 इंटू 2.5, और प्रेफरेंस का कितना है 200 इंटू 25 रुपये, तो 2500 और 5000, यानी कुल बकाया कितना हुआ है अलॉटमेंट पे कंपनी को, 7500 का। तो ये कंपनी के लिए नुकसान है, दैट वाई इट केम इन डेबिट साइड। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, इसके बाद अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम पहले की ही तरह जैसे हमने अलॉटमेंट ड्यू किया दोनों प्रेफरेंस और इक्विटी के लिए, उसी तरीके से अब हम वापस इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। एक एंट्री मैंने पहले ही गलती से कर दी थी, ऊपर आप लोगों को ये कॉल्स इन अरियर की एंट्री की बात करनी है। 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखिए आपने ड्यू किया यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट के साथ, आपके जो शेयर्स हैं इनटू जो 25 रुपये का आपका ओरिजिनल अमाउंट है, वो आप लोगों को यहाँ पे ओरिजिनल, क्योंकि ड्यू करते वक्त आप लोगों को पता नहीं है कि कौन शेयर होल्डर पैसा नहीं देने वाला, तो एंट्री ड्यू हमेशा अपने ओरिजिनल अमाउंट के साथ ही होगी। उसी तरीके से हम इक्विटी को भी ड्यू कर देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 2.5 जो कॉल मनी है उसके साथ हम उनको ड्यू कर देंगे। नाउ व्हेन वी रिसीव amount against first and final call of both preference and equity, we get to know that we had some arrear। हमें एंट्री करेंगे, पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब प्रेफरेंस में हमें सेम हमारे जो डिवीजन है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का वो बराबर है, यानी अलॉटमेंट भी 25 का था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 25 का है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, और इक्विटी शेयर्स के लिए भी दोनों कॉल 2.5 रुपये के हैं। तो अमाउंट जो अरियर का अमाउंट है हमारा सेम रहेगा यहाँ पे भी। तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी हमें 200 प्रेफरेंस शेयर्स ने 2.5 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, और
इक्विटी में 1000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 2.5 रुपये के हिसाब से हमें पेमेंट नहीं किया, तो टोटल अमाउंट जो है हमारा अरियर का बिल्कुल अलॉटमेंट के जितना ही होगा, क्योंकि अलॉटमेंट भी उतने का ही है जितने का फर्स्ट कॉल है। तो हम वापस इस जो डिफरेंस अराइज हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी, जो डिफरेंस अराइज हुआ है बकाया मांग की वजह से, उसको हम एक एंट्री करके कॉल्स इन अरियर की एंट्री करके सेटल डाउन करेंगे। तो हम करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट सेम रहेगा 2500 और 5000, टोटल 7500। तो ये एंट्रीज थी कॉल्स इन अरियर को किस तरीके से हमें हमारी जर्नल एंट्रीज के थ्रू उसको सेटल करना है, कहाँ उसको शो करना है, और कॉल्स इन अरियर को बैलेंस शीट में किस तरीके से शो किया जाएगा मैं बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई है आप लोगों की बुक में, ये आप लोगों की लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की। आप लोग सब जानते हैं किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, सॉरी नॉट ऑथराइज्ड, इट इज़ सब्सक्राइब्ड, है ना। तो ये देखिए आपके जैसे 3000 10% प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच के 3 लाख रुपए के, लेकिन अरियर कितना हो गया टोटल 5-5 हज़ार का 2 बार अरियर हुआ, एक अलॉटमेंट में और एक फर्स्ट कॉल में। तो देखिए लेस कर दिया हमने कॉल्स इन अरियर। 10,000 माइनस करने के बाद अब ये कितनी रह गई यहाँ 10,000 यहाँ पे आप लिख देंगे, माइनस करने के बाद कितनी रह गई 2,90,000। उसी तरीके से इक्विटी का भी लिख देंगे हम 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3,000 और 40,000 हमने इशू किए थे, तो वो टोटल 4 लाख के, इसमें से कॉल इन अरियर कितना हो गया 2500 का 2 बार 5,000, तो टोटल कितनी हो गई 3,95,000। ये देखिए इस तरीके से आपको अपनी एक बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कॉल इन अरियर को कैपिटल में से लेस कर देना है। तो आज मैंने आपको कॉल इन अरियर के बारे में बताया, बकाया मांग बकाया राशि के बारे में, बुक में भी देखिएगा पढ़िएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कॉल इन एडवांस और जो इश्यू की जो टर्म्स होती हैं प्रीमियम डिस्काउंटर पार, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके देन, स्टडी वेल एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।